नमस्कार मित्रों, कथानिधि चैनल पर आज आप सुनेंगे हिंदी की प्रख्यात लेखिका मधु काकरिया की लिखी हुई एक कहानी। शीर्षक है सहेली। कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी सहेली। पहली बार जब मिली थी तवलीन से तब वह मुश्किल से 15-16 साल की रही होगी। मखमली आवाज़ और मक्खन जैसी रंगत वाली तवलीन जैसे चलता फिरता वसंत थी और प्रेम की उत्कृष्ट रचना। उसके चाहने वाले अनेकों थे और कॉलेज हो या हमारा मोहल्ला, जिधर भी वो जाती मनचलों की नजरें उसकी तरफ उठी जाती थी। उसके अधिकांश फोन हमारे यहाँ ही आते थे। वो मोबाइल का जमाना नहीं था। एक लैंडलाइन फोन से आसपास के कई घरों का काम निकल जाता था। कभी कभी तो दूर दराज से भी किसी को बुलाकर लाना पड़ता था फोन कॉल रिसीव करने के लिए। एक बार मैंने ही उठा लिया था वो फोन। किससे बात करनी है? पूजा। पूजा वजह यहाँ कोई नहीं रहती। सुनिए तो, उसका नाम तवलीन है। तो आपने पूजा क्यों कहा? क्योंकि वो मेरी पूजा है, बस उससे बात करना चाहता हूँ। हम कितनी देर तक ऐसे फोन पर और ऐसे टपोरी बातों पर हो करके हंसते रहे थे। हमें विश्वास था कि जीवन में हमें और कुछ मिले न मिले, हमसे खूब प्रेम करने वाले पति अवश्य मिलेंगे हमें। हम अपने उन्हीं अदृश्य प्रेमी पतियों की तरह से गुनगुनाते। हम दोनों की शादी लगभग साथ साथ ही हुई थी, लेकिन इसे हमारा दुर्भाग्य कहिए कि शादी के 4 साल बाद हम आज ही मिल रहे थे। मैं अपने मायके आई हुई थी। मैंने सोचा था कि कुंवारे दिनों के समान हम आज भी पुराने दिनों की मस्ती में कुछ पल जी लेंगे, जब हमसे दुनिया हुआ करती थी, दुनिया से हम नहीं। जब तवलीन की सुंदरता की चर्चा और मेरी हंसी की चर्चा सारे मोहल्ले में हुआ करती थी, इस कदर कि कईयों ने मुझे फुलझड़ी और तवलीन को अनारकली कहना शुरू कर दिया था। जब मैं उसके घर पहुंची तो वह खिड़की के बाहर मुंडेर पर चोंच उलझाए कबूतरों की जोड़ी को देख रही थी। वह ठीक लग रही थी, पर थी नहीं। उसका पीला बेरौनक चेहरा। समझ गई कि आज दिल नहीं बहलेगा। आज का सूरज दुख की रंगत लिए हुए ही उगा है। औपचारिक हाई हल्लों के बाद पानी से मिले पानी की तरह हम दोनों मिले और शीघ्र ही हमारी बातचीत पतियों और प्रेमियों के इर्द गिर्द मंडराने लगी। उसका पति काफी समृद्ध था, इस कारण पिता के घर की अपेक्षा ससुराल में उसका हाथ काफी खुला हुआ था। लेकिन उसके दुखों की शक्ल अलग थी। उसके उदार पति में यूं तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुबह उठते ही चुटकी बजाते हुए कहता, चाय 2 मिनट में। इसी बिंदु पर उसे लगता वो पत्नी नहीं, बांदी है, उसके पति की समकक्ष और मित्र तो हरगिज नहीं। मैंने उसे समझाया कि जब तुम दोनों के बीच रिश्ते सामान्य हैं, तो तुम उससे इस विषय पर बात क्यों नहीं करती? उसका जवाब और भी विचित्र मिला। उसने कहा, मैंने बात की तो जाट की तरह हाथ हिला हिला कर कहने लगा, अपनी नेक सलाह को अपने पिछवाड़े रख। अरे अपनी बीवी को चुटकी बजाकर कुछ काम कह रहा हूँ तो हर्जा क्या है? कौन धौल धप्पा जमा रहा हूँ? मेरे पापा जी तो रोज मजाक मजाक में अम्मा की पीठ पर कुल्ला तक थूक देते थे। अम्मा हंसती रहती थी। और एक तू है, इतने प्यार से रखता हूँ तुझे महारानी की तरह, फिर भी। और उसके बाद से तो उसका चुटकी बजाना और भी बढ़ गया। दरअसल उसके पास विचारों की पूंजी है ही नहीं। बहुत कम विचारों से भी उसका काम चल जाता है, इसलिए वह जीवन के सिर्फ भौतिक चकाचौंध का ही मतलब समझ सकता है। इसी में उसे मजा आता है। कई बार तो अपने दोस्तों के सामने भी बाएं हाथ की चुटकी बजाकर कहेगा, 4 चाय फटाफट। दरअसल जाहिल है। उसे इतनी अक्ल ही नहीं कि सोचे समझे कि उसकी ऐसी हरकत किसी के स्वाभिमान से भी जुड़ी हो सकती है। उसे लगता है कि वह चुटकी बजाते हुए असली मर्द का बच्चा या बहुत स्मार्ट लगता है। अपने दोस्तों पर रौब गाड़ता है कि इतनी सुंदर और उससे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी पत्नी भी उसके इशारों पर नाचती है। दरअसल उस मैट्रिक फेल की ये कुंठा है जो उससे ये सब करवाती है। और सच कहूँ तो मेरे लिए भी वो सिर्फ एक देह ही है। जिस ठंडेपन से तवलीन ये सब बता रही थी, सुनकर छन्न से कुछ भीतर मेरे गिरा। क्या ये वही तवलीन है जो सितार बजाती थी, गजल सुनाती थी?
मुझसे गीता पर बहस करती थी। हर महीने हम दोनों दक्षिणेश्वर जाते और गंगा किनारे बैठ रविंद्र संगीत का आनंद लेते। अमर निशीत राते बादल धारा, कितनी जीवंत, उन्मुक्त, कौतूहल और औत्सुक्य से भरी हुई तवलीन थी वह। कुछ तेजी से मर रहा था उसके भीतर। क्या तुम प्यार करती हो उससे? मैंने उससे पूछा। प्यार? उसके होंठ हल्के से कांपे। प्यार तो पहली ही रात जंगले से निकल भागा था। पहली रात ही सारा रंग रोगन उतर गया। उसी रात, पहली रात ही समझ आ गया कि वो दिल से बनिया और औरत के मामले में भूखा जानवर है। सुहागरात को भी जो बंदा कमरे में घुसते ही बिना एक शब्द बोले और बिना एक प्यार भरी निगाह डाले जानवरों की तरह टूट पड़े, प्याज की तरह छील डाले, वह किसी के सपनों का बलात्कार कर डाले, वह कोई लवेबल मटेरियल तो हो ही नहीं सकता। प्यार भावनाओं से किया जाता है। उससे प्यार तो क्या निर्वाह हो जाए वही बहुत है। वह फिर उपेक्षा से हंसती और खिड़की के पार उड़ते बादलों को देखने लगी। कुछ देर रुक कर वो फिर फुसफुसाई, जानती है, हर रात वो मुझे अपनी मर्दानगी के बोझ से कुचल कर संतुष्ट सुअर की तरह सो जाता है। और मैं सोचती रहती हूँ कि क्या इसी रात का सपना मैं 16 साल से देख रही थी। उफ, उसको झेलते झेलते मुझे तंबाकू की लत लग गई है। और अपने जुमले पर ही वह फिर हंसने लगी, एक मारक हंसी। मैंने उससे फिर पूछा, तुमने बाद में उससे कभी पूछा नहीं फिर उस पहली रात के बारे में? उसने अपनी पलकें ऊपर उठाई, टप्पा खाती घायल आवाज में बोली, पूछा था। मुआ बोला, क्या करता? तुझे देखते ही बिजलियां गिरने लगी थी, बस रहा नहीं गया। मैंने उसे जवाब में कहा, जब तेरे ऊपर बिजलियां गिर रही थी तभी तेरे व्यवहार के चलते मैं ठंडी होती जा रही थी। फिर क्या जवाब दिया उसने? यहाँ भी मेरी गलती दिखी उस जाट को। कहने लगा, तू तो है ही सदा की ठंडी, बस देखने में ही हॉट लगती है। तुझे सच्चे प्यार की तलब नहीं महसूस होती? क्यों नहीं होती, बहुत होती है। रह रहकर पुराने प्रेमी याद आते हैं जिन्हें हमने घास नहीं डाली। इस जाट से तो अच्छे ही होते। मैंने यूं ही कहा था, पर उसने शायद गंभीरता से ले लिया था। सोचते हुए कहने लगी वह, लगता है अपने भाग्य में प्रेम है ही नहीं। शुरू शुरू में तो उस जट्ट में प्रेम की अनुभूति जगाने के लिए मैं घर में रोमांटिक टेप चला देती थी कि कुछ तो जागे उसके अंदर, घर की हवा कुछ तो रोमांटिक हो। कई बार वह खुद भी खासा श्रृंगार कर घुसती कमरे में, पर उस जंगली सांड को श्रृंगार देखने में नहीं, कपड़े उतारने में दिलचस्पी रहती थी। अब तो इच्छा ही मर गई है। क्यों ढो रहे हैं हम ऐसे संबंधों को? उसने शायद अपने आप से भी पूछा था, लेकिन जवाब उसने दिया, मैं तो इसलिए ढो रही हूँ कि अभी इस संबंध को द एंड करने का दम नहीं बचा। और मान लो कर भी दिया तो क्या दूसरा पति ढंग का मिल जाएगा? मुझे तो लगता है गड़बड़ी पति बनने में ही है। एक लंबी सांस खींचकर वो बोली, अच्छे पति आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। डैड को देखा, अपने मियाँ को देखा, तुम्हारे वाले को भी देखा, अपनी सास के पति को भी देख लिया। मेरी सास को उनके पति से कोई शिकायत नहीं, पर एक बार किसी पारिवारिक आयोजन में गीत गाए जा रहे थे, उसमें बारी बारी से सब रिश्तेदारों के नाम लिए जा रहे थे। जब मेरी सास की बारी आई और उनसे उनका नाम पूछा गया तो वो सोचने लगी। उन्हें एकाएक उनका नाम ही याद नहीं आया। सोचो, ये सिर्फ हमारे यहाँ ही संभव है कि ताउम्र बिमला की माँ सुनने वाली स्त्री जीवन की संध्या आते आते अपना नाम ही भूल जाए। उस दिन के बाद से मैंने अपनी सास की दिनचर्या ध्यान से देखी। मैंने देखा कि इस उम्र में भी मेरे ससुर जी का एक मिनट भी मेरी सास के बिना काम नहीं चलता था। दिन भर वे उनके आदेश पर फिरकी की तरह नाचती रहती थी और अपने सुहाग के गुमान में फूली रहती थी कि मैं मर गई तो पता नहीं किस तरह रहेंगे ये। जाने किस तरह अनुकूलित कर दी गई थी वे कि उन्हें अपनी गुलामी में भी बहुत आनंद मिलता था। लगभग यही स्थिति मैंने एक बार अपनी नानी के यहाँ भी देखी थी। एक बार उनके कामकाजी पतोह ने भोलेपन से अपनी जेठानी को बता दिया था कि रात काम से लौटने के बाद वो इतनी थक गई थी कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। तब उसने अपने पति से कहा कि पैरों में तेल मालिश कर दे। पति ने कर दिया। जेठानी की आंखें चौड़ी हो गई। ये क्या? पति ने तेल मालिश की पत्नी की, और पत्नी को अपराध बोध तो दूर खुलेआम खुशी से जग जाहिर कर रही है। जेठानी ने इस अनहोनी घटना में अपनी तरफ से कुछ जोड़कर अपनी सास को और सास ने अपनी सास को
इस प्रकार होते होते बात आखिर नाना जी के कानों तक पहुंची कि चूड़ी पहना संजय रोज रात को पत्नी के पैरों की मालिश करके सोता है। चेहरे पर शहीदों जैसे भाव लिए नाना जी ने बाकायदा संजय की क्लास ली, उसे घर की इज्जत, मर्यादा और एकता का हवाला दिया और अंत में धमकाया कि ऐसे नीच संस्कारों वाली बेहया पत्नी को वे घर में दूसरी महिलाओं के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो मैडम, ये दो मूल्यों और दो सोच की लड़ाई है। ये एक खाने वाले और एक खिलाने वाले की लड़ाई है। और कहावत है कि जिसके खाओ बाजरी उसके देव हाजरी। तो इस बीमारी से बिना आर्थिक रूप से मुक्त हुए लड़ा नहीं जा सकता। मैं चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। इस तवलीन के खोल में से जैसे पुरानी तवलीन निकल आई थी। वो बोलती जा रही थी, इसके लिए एक तो अपने पाँव पर खड़ा होना होगा और दूसरा संगठित होना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं होगा, वादों को छोड़कर पति नाम का रिश्ता माया ही रहेगा। एक बात और इन दिनों मेरा पीछा कर रही है, और वो ये कि मुक्ति कभी अकेले की नहीं। सोचो, हम दोनों ही बेहद पढ़ी लिखी थी, हम दोनों ही सोचते थे कि हमारा जीवन संवर गया, पर हुआ क्या? शादी के लिए लड़का तो इसी दकियानुसी और असभ्य समाज में से ढूंढना पड़ा। शादी के घेरे से निकल जाए तो प्रेमी भी इसी समाज से मिलेंगे। आज समझ पाई हूँ कि सर्वोच्च जीवन मूल्य हमें हासिल हो, इसके लिए जरूरी है कि उन मूल्यों को ग्रहण करने वाला आधारभूत ढांचा तैयार हो। इसीलिए जरूरी है समाज की सामूहिक सोच में बदलाव। जब तक पेड़ पर घुन लगा है, एक डाल संवर भी जाए तो अपना भाग्य। जब तक पूरा समाज नहीं बदल जाता, तब तक जीवन सागर की अपमानजनक लहरों का सामना करना ही पड़ेगा। उस समय के लिए आंख बंद कर ईगो पर काला कंबल डालना ही पड़ेगा। धीरे धीरे इसी बिगड़े नवाब को ठोक पीट कर ठीक ठाक करना ही पड़ेगा। असली चीज है अपने को बचाए रखना, क्योंकि जीवन में प्रेम होता है, प्रेम में जीवन नहीं। जीवन रहा तो प्रेम शायद फिर भी मिल जाएगा। अब तो बस इंतजार है तो एक बच्चे का, उससे शायद जिंदगी की बोरियत मिटे। लेकिन लगता है ये भी उस नामर्द के बस का नहीं। 4 साल होने आए शादी को, लेकिन कोई आसार नजर नहीं आते मुझे। सोचती थी पति ना सही, कम से कम पुत्र तो मेरा होगा, लेकिन कुछ कहूँ तो मुझे ही दोष देता रहता है, जबकि किसी भी रिपोर्ट में मुझ में कोई खराबी नजर नहीं आई है। वही वीर्यहीन है, और तो और उसकी माँ भी जब तब मुझे ही कहती रहती है, हरमिंदर सब जाके पुत्र दी मन्नत मांग। मुझे गुस्सा चढ़ता है, मन तो करता है कि कह दूं कि गोद में पुत्र खिलाने का इतना ही चाव है तो मुझे हरमिंदर साहब भेजने की बजाय अपने पुत्र को किसी अच्छे डॉक्टर के पास भेजो। जिस प्रकार मुंह बनाकर तवलीन ने कहा, मुझे हंसी आ गई। पर तवलीन को बच्चे की इतनी चाहत है, यह एक नई जानकारी थी मेरे लिए। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए यूं ही कह दिया था, तू किसी अनाथ बच्चे को गोद लेने की क्यों नहीं सोचती? तेरा दिमाग तो ठीक है, अपनी इच्छा से सो तो सकती नहीं, बच्चा क्या गोद लूंगी? फिर अभी उम्मीद जो बची हुई है, डर है तो सिर्फ इस बात का कि जाट परिवार है और जानता है कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैं अकेली पड़ गई हूँ। माँ बाप तो अपने बाकी बच्चों को संभाल ले, वही बहुत है। 1-2 साल और निकल गए तो डर है कहीं। बस चुप कर, डरना तो उसे चाहिए। उसने एक जमाई ली और कहा, उसकी नजर में मेरी डिग्री की कोई अहमियत नहीं। कहता भी है कि मेरे लिए तो डिग्री वाली पत्नी घाटे का सौदा रही। अनपढ़ लाता तो ये ठाट बाट देख कर चरण धो धो कर पीती, पर तुझे कोई परवाह ही नहीं। दिन भर यही सोचती हूँ कि बस एक बच्चा हो जाए तो उस जालिम से पिंड छूटे, परिवार वालों का मुंह बंद हो जो मुझे बांझ कहने लगे हैं। अंधविश्वासी जेठानी अपने बच्चों को मेरे कमरे में घुसने नहीं देती कि कहीं मेरी छूत न लग जाए। बस बच्चा हो जाए तो मैं बच्चे में रम जाऊंगी, फिर जहाँ जाना है वो जाए, जिसके साथ करे मुंह काला मर्दुआ। तवलीन कहती जा रही थी और मैं उसके बदले हुए अंतःकरण को देखती जा रही थी। क्या ये वही तवलीन है जो अपनी 4 बहनों के बाद जन्मे छोटे भाई के जन्म के बाद शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकली थी? डरती थी कि कहीं लोग उसे बधाई न दे दे। उसके छोटे भाई के जन्म के समय उसकी उम्र 17 साल की हो चुकी थी और सृष्टि के रहस्य को समझने लगी थी वो। इस बीच आंटी चाय बनाकर ला चुकी थी, चाय के साथ मसाला और प्याजी मुड़ी। हम आंटी के जाने का इंतजार करने लगे। हमें चुप देखकर आंटी समझ गई कि उनकी उपस्थिति स्वागत योग्य नहीं है। इस कारण थोड़ी इधर उधर की कह सुन वो चलती बनी। कुछ सोचते हुए कहा मैंने, तू यदि बुरा न माने तो मैं एक रास्ता सुझा सकती हूँ, पर तुझे वचन देना होगा कि तू मेरे सुझाव को किसी के सामने उजागर नहीं करेगी। बेशक तू चाहे इस पर अमल ना कर। तवलीन हैरानी से देखने लगी मेरे ओर और बोली, यहाँ हमारे 2 के सिवाय और कोई नहीं है। उसने मेरी शंका को निर्मूल करते हुए कहा,
यहाँ हम दोनों के सिवा कोई नहीं है और कोई प्रमाण नहीं कि किसने क्या कहा। इतने सालों की हमारी दोस्ती, दुपट्टा बदलने वाली हम सहेलियां, क्या कभी ऐसा विश्वासघात हम दोनों में से किसी की भी तरफ से हुआ है? मैं ये वचन इसलिए ले रही हूँ कि पता नहीं तुम इसे किस तरह से लो। मेरे पर उन दिनों महाभारत सीरियल का बहुत प्रभाव था। मैं ये जानकर रोमांचित थी कि जन्म से ही मेरे परिवार में स्त्री के चरित्र और यौन शुद्धता का बखान सुन सुनकर उसे जीवन की परम प्राप्ति समझने लगी थी। पर जब पता चला कि महान पांडु परिवार का कोई भी वंशज अपने सांसारिक पिता की संतान नहीं था, तो मैं सुखद आश्चर्य से भर गई थी। कुंती महाभारत की आदरणीय चरित्र थी। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उसे नियोग प्रथा द्वारा संतान प्राप्ति का अधिकार था, तो हम साधारण महिलाओं को क्यों नहीं? मैंने तवलीन को कुंती की सारी कहानी सुना दी। वो सिख थी, उसे महाभारत की कहानी थोड़ा बहुत पता थी, पर कुंती के जीवन सत्य से इस प्रकार वो पहली बार परिचित हो रही थी। मैंने उसे प्रातः स्मरणीय पंच कन्याओं के बारे में भी बताया। वो दुविधा में थी। उसने कहा कि यह सत्य कि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं, पर कुंती ने जो किया वो पति की जानकारी में किया, इसलिए उसके अंदर कोई असुरक्षा बोध नहीं पनपा। तो तुम कौन अपनी वासना तुष्टि अब भोग विलास के लिए यह सब करोगी? तुम भी तो पति की असमर्थता के चलते ये कदम उठाओगी। पर तुम जिन पांडु महाराज की बात कर रही हो, उन्होंने फिर भी अपनी पत्नी को यह स्पेस तो दिया। पर आज के पति स्पेस देना तो दूर, सारा दोष अपनी पत्नी पर ही मढ़ देते हैं। तो तुम भी अपने पति से कभी इसका जिक्र नहीं करना। यह हमारी अपनी रणनीति है, अपना सुरक्षा कवच है। कुछ देर खामोशी तनी रही। सोचते हुए उसका तना हुआ चेहरा और सुंदर लगने लगा। फिर एक बेचैन अधीर आवाज आई, तुम्हारी बात पर विचार करूंगी, पर ये उतना आसान नहीं जितना तुम समझती हो। लेकिन एक सूत्र तुमने सचमुच मुझे पकड़ा दिया है। अब फिर मुझ पर कभी बांझ का आरोप लगाया गया तो इसका जवाब तो इसी प्रकार दिया जा सकता है। बोलते बोलते उसकी आंखें मुझ पर चिपक गई। उसके भीतर बहुत कुछ उमड़ घुमड़ रहा था, जिसके प्रभाव में शायद वो बहती जा रही थी। बहुत कुछ और भी उसके भीतर से निकलता, पर मुझे उसको रोकना पड़ा, क्योंकि उसी शाम मुझे अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना था। तवलीन मुझे छोड़ने बाहर तक आई थी। एकाएक उसने कहा, कल अपने कॉलेज जाना चाहती हो? चलोगी? चल सकती हूँ, पर हमारे सब प्रेमी और संगी साथी तो अपने अपने ठिकाने लग गए होंगे। मिलेगा कौन वहाँ जाकर? कौन जाने, कोई मिल ही जाए। कौन जाने हमारे वे दोस्त भूले भटके वहाँ पहुँच जाए। काश मिल जाए आशीष, तो इस बार उसे इज्जत बख्शूंगी। कभी वो मुझसे बस 2 मिनट के लिए बात करना चाहता था ना। अब तो सुना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच मैनेजर बन गया है। कौन आशीष? वही टपोरी जो कहता था मेरी पूजा, तवलीन मेरी पूजा है। मैंने धीरे से आंख दबा दी और हम दोनों ही ठहाका लगाकर हंस पड़े। बहुत दिनों बाद इस प्रकार खुलकर हंसे थे हम। तो अभी आपने सुनी मधु काकरिया की लिखी हुई कहानी सहेली। मिलती हो दोबारा फिर ऐसी बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।